हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित धर्मिक आज अपने पेज से लाइव हूँ। अपने बगीचे से दूर हूँ, पर कुछ क्वेरीज जो आ रही हैं पेटल फॉल फ्रूट सेट पे स्प्रेज न्यूट्रिशंस को लेके, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इतने मैसेजेस का रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कल भी ऑलमोस्ट 3 घंटे रिप्लाई करने में चले गए। तो इन सब क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए छोटा सा एक लाइव सेशन करने का सोचा, क्योंकि हर इंसान को रिप्लाई करना मैसेज के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक रिप्लाई करते हो तो आगे से और क्वेश्चंस आते हैं, तो इतने 300, 400, 500 मैसेजेस का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक छोटा सा लाइव सेशन करके हम इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्या स्टेजेस हमारी चल रही है, उसके बारे में थोड़ी से पॉइंट्स लेंगे। आजकल जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पेटल फॉल पे क्या स्प्रेज कर सकते हैं, कौन से फंजीसाइड्स कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कर सकते हैं, माइटीसाइड्स कर सकते हैं, और क्या न्यूट्रिशन हमें देना होगा पेटल फॉल फ्रूट सेट पे फ्रूट के साइज़ को बढ़ाने के लिए, फ्रूट की फिनिश को बढ़ाने के लिए, फ्रूट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे हमारी फ्रूट क्वालिटी ख़राब ना हो। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। पीजीआर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। तो उसकी तो स्टेजेस ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, ऑलमोस्ट फुल फ्लावरिंग काफ़ी सारी जगहों पे हो चुकी है। तो पीजीआर और कैसे काम करता है रस्टिंग के लिए, और हमें कैसे थिनिंग करनी है, थिनिंग एजेंट्स कौन से हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। और उस पर इन चीज़ों को लेके जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो हम अपने बगीचे पे करते हैं और जिसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि एज ए ग्रोवर ही मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। और एज ए ग्रोवर ही मुझे जितनी नॉलेज है या जो मैंने सीखा है अपने बगीचे में, या अपनी टीम से, पंकज भाई से, या और प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स के साथ जुड़ के, तो वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है, शायद मैं आपकी कुछ काम आ सकूं, और कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपकी क्वेश्चन क्वेरीज के थ्रू मेरे लिए भी कुछ बेनिफिशियल हो सके। तो उसी बारे में बात करते हुए, हेलो हेलो, काफ़ी फ्रेंड्स जुड़ गए हैं। हेलो रोनी, हेलो सोनू भाई, हेलो बल्लू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सबके फ्रूट सेट ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। काफ़ी सारी एलिवेशन से जो फ्रूट सेट की रिपोर्ट्स हैं, सब कह रहे हैं कि इस बार फ्रूट सेट काफ़ी अच्छा हुआ है। पर अभी जो सनी पोर्शंस है और लोअर एलिवेशंस है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर लेवल को देख के प्लांट क्योंकि स्ट्रेस में है काफ़ी लास्ट ईयर से लेकर, क्योंकि सर्दियाँ अच्छी नहीं बरसी है और हमारा पिछले साल की बरसात भी अच्छी नहीं हुई है, तो काफ़ी स्ट्रेस है प्लांट्स में। तो इसी स्ट्रेस से प्लांट अपना क्रॉप लोड है वो ले पाए और आगे तक हमारे हार्वेस्टिंग टाइम तक फ्रूट्स को पहुंचा सके। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके शुरू करते हैं कि पेटल फॉल पे हमें मेनली क्या स्प्रेज करनी चाहिए। तो इस टाइम पे हम मेन जो टारगेट करते हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू को टारगेट करते हैं, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि अब कुछ लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं गालास, ग्रेनीज, पिंक लेडी इन वेराइटीज़ पे, और इन वेराइटीज़ में ये पाउडरी मिल्ड्यू एक बहुत बड़ा इशू है। और ये अब इन्हीं की वजह से, इन्हीं वेराइटीज़ की वजह से अब थोड़ा हमारे रॉयल डिलीशियस इन वेराइटीज़ में भी आना शुरू हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान में लेके काम करना पड़ेगा। तो इनके लिए जो दवाइयाँ मेनली काम करती हैं, बेविस्टिन, रोको, माइक्लोबूटानिल, ये मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव है पाउडरी मिल्ड्यू को लेके अगर आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मेरा अपनी जो चॉइसेस रहती है, मैं माइक्लोबूटानिल या फिर रोको, या फिर एक बासफ का सरकाडिस प्लस आया है, वो काफ़ी इफेक्टिव है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। तो क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने सरकाडिस प्लस किया है, तो उसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप लोग इन फंजीसाइड्स पे जा सकते हैं अगर आप मेनली पाउडरी मिल्ड्यू को टारगेट कर रहे हैं। और इस टाइम पे कुछ लोगों में, कुछ एरियाज़ में लास्ट ईयर जहाँ पे स्कैब था, तो उन लोगों के लिए भी ये दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ थोड़ी स्कैब के लिए भी काम करती है। और इसमें ही कुछ ये जोल ग्रुप्स जो आते हैं, हेक्साकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल,
तो उसको ये ईसी फॉर्मुलेशंस को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है कि ईसी फॉर्मुलेशंस ये सेल डिवीजन पीरियड पे मुझे लगता है कि रस्टिंग पे कहीं ना कहीं हमारी रस्टिंग को बढ़ाती है फ्रूट पे, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। पर जिन लोगों के कोर रॉट जिन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बीज सड़ जाता है, फ्रूट ड्रॉप होता है, उन लोगों के लिए स्कोर बहुत ऑप्शन है, उन्हें स्कोर करना चाहिए। और स्कोर अगर तो कोर रॉट को ही आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो फुल ब्लूम या अर्ली पेटल फॉल पे ही आप स्कोर को करें, तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो आप किस फंगस को टारगेट करना चाहते हैं उसी हिसाब से ही अपनी फंजीसाइड्स को सिलेक्ट करें। और इसके साथ में आपने क्या डालना है न्यूट्रिशन को लेके, अगर हम बात करते हैं कि फॉलियर न्यूट्रिशन हमारा पेटल फॉल पे, फ्रूट सेट जो स्टेज है उस पर क्या होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि अभी फुल ब्लूम से लेकर ऑलमोस्ट 40-45 दिन तक हमारा सेल डिवीजन पीरियड चलता है। सेल डिवीजन पीरियड में कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना। जितने नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे उतना हमारा फ्रूट का साइज ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके बाद सेल एनलार्जमेंट होगी। तो जितने ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे और उसके बाद उसकी एनलार्जमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रूट ज़्यादा बड़ा होगा हार्वेस्ट के टाइम पे। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो आपके सेल डिवीजन पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उसमें कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, बोरॉन आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपकी फ्रूट की क्वालिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैग्नीशियम आप ऐड कर सकते हैं। तो मेनली तो मेरा जो अपना है, मैं तो एक कॉम्बिनेशन ढूंढता हूं जो कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम का ऐसा कोई मिक्सचर हो, प्री मिक्स जो आपके मार्केट में आता है। तो मैं मेनली कॉम्पो वालों का कैब मैं करता हूँ, या कैलबान आता है कैल्शियम और बोरोन का। तो अगर आप नाइट्रोजन का मिक्सचर भी ढूंढना चाहते हैं तो मार्केट में काफ़ी सारे हैं। कैलीटेक आता है, उसमें नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, बोरोन है। वो परसेंटेज के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट है मार्केट से लेना है, और वो आप कॉस्ट इफेक्टिव देख सकते हैं कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव वो रहता है। तो नाइट्रोजन, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल को बढ़ाएगा, आपके पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनेगा उसको बढ़ाता है। तो ये मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, अगर प्री मिक्स आपके पास ये अवेलेबल होता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही कुछ ये जो हमारे फास्फोरस, इनकी भी डिमांड्स रहती हैं, तो आप इसको एक साथ ना डालें सब चीज़ों को। तो अभी आप ये कर सकते हैं, कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन का मिक्सचर आप पेटल फॉल पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी स्प्रे होगी 15 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में, जब भी आप फंजीसाइड स्प्रे करते हो तो आप उसमें एनपीके मिक्सचर डाल सकते हो, क्योंकि उसमें आपको फास्फोरस भी मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और पोटाश भी मिल जाएगी। तो वो आपको और सेल डिवीजन पे हेल्प करेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि आपका सेल डिवीजन का पीरियड अभी है। तो उसी के बीच में आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी दवाइयों को इकट्ठा करके मिक्सचर बनाने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे करके स्प्लिट करके डोजेज को। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा डोज किसी की डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जितना आप न्यूट्रिएंट्स को स्प्लिट करोगे उतना ज़्यादा वही इफेक्टिव है। आप धीरे धीरे उसको पूरी डेवलपमेंट स्टेजेस पे देते रहेंगे, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली आपको उसके रिजल्ट्स दिखाता रहेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान पे रख के कि सेल डिवीजन पीरियड में हमें किन किन न्यूट्रिएंट्स को देना है वो आप ध्यान रख सकते हैं। इस पे सेल डिवीजन के में आप साइटोकिनिन है हमारे, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 6BA आता है, तो वो आप कर सकते हैं, वो भी आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लस आपके ये CPPU आता है, सिटोफिक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है सेल डिवीजन के लिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। और ये तो इवन आपकी फ्रूट थिनिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसकी डोजेज कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मतलब कि आधा लीटर ड्रम में डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छी थिनिंग करता है। तो थिनिंग का मतलब कि आप ये 100% श्योरिटी लेके मत चलिए, क्योंकि थिनिंग, जितने भी थिनिंग एजेंट मार्केट्स में है उसका जितना भी रोल है, रिजल्ट है, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, कि आप स्प्रे करने के बाद आपके अगले 4 से 6 दिन का आपका मौसम कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी कैसे रहती है, टेम्परेचर कैसा रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि थिनिंग कितनी होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान पे रख के आप अपने सेल डिवीजन पीरियड पे फंजीसाइड के साथ इन चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। और सॉइल में भी आप इसी टाइम पे, अगर आपके पास अच्छी, कुछ जगहों पे तो काफ़ी अच्छी बारिशें हुई है अभी,
तो अगर आप लोगों के पास एक एडिक्वेट मॉइस्चर है और आपका ऑलमोस्ट फ्रूट सेट स्टेज हो चुकी है, तो आप सॉइल में भी नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं। आप वो यूरिया ऐड करें या आप कैल्शियम नाइट्रेट ऐड करें या एनपीके मिक्सचर्स कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, पर वो आप ध्यान रखें कि आपके सॉइल पे एडिक्वेट मॉइस्चर हो, तभी वो काम कर पाएगा प्रॉपर। वरना वो सूखे में आप डाल के आपको लगेगा कि हम मिक्स करके रख देते हैं और 10 दिन के बाद बारिश आएगी, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और इसके साथ में कुछ जगहों पे सनी आपके पोर्शंस है, लोअर एलिवेशंस है, तो वहाँ पर इंसेक्ट्स का इस टाइम पे काफ़ी अटैक होता है। आपके जो सुंडी हम बोलते हैं वो लगती है। ग्रीन एफिड्स तो ऑलमोस्ट हर जगह पे अब आने लग चुके हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपनी एलिवेशन और साइट के हिसाब से, क्योंकि जितनी गर्म जगह और सनी पोर्शन है, लोअर एलिवेशंस है, वहाँ पे इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा रहता है। तो आपको थोड़े से हैवी इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि हम जैसे जो हम अपने सर्कल में पूछते भी हैं, बात करते हैं, क्योंकि मेरा अपना हम जो इंसेक्टिसाइड्स करते हैं, हम रोगर, मेलेथियन, ये वाले इंसेक्टिसाइड हम अभी वॉलनट स्टेज से पहले करते हैं और हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। हम तो ग्रीन एफिड्स को लेकर, रोजी एप्पल एफिड जो आता है उसको लेकर हम ये स्प्रेज करते हैं, तो हमारे लिए तो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं शेडी पोर्शंस में या 6500 से ऊपर वाली एलिवेशंस के लिए। पर जो सनी पोर्शंस हैं, लोअर एलिवेशंस है, वहाँ के लिए आप थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग केमिकल्स में जा सकते हैं। एली का काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसकी एलिका की काफ़ी इफेक्टिव है, वो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो आप वो स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड से माइट पॉपुलेशन बढ़ने का डर रहता है। जैसे आप क्लोरोपायरीफॉस तो बिल्कुल अवॉइड करें इस टाइम पे, क्योंकि इससे माइट की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। तो उसी हिसाब से आप प्लीज़ अपने इंसेक्टिसाइड को सिलेक्ट कीजिए कि आपने क्या, कौन से इंसेक्ट को टारगेट करना है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस माइटिसाइड्स को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है पिछले साल से लेकर, क्योंकि पिछले 2 सालों में माइट ने कमर तोड़ दी है किसानों की। तो एक मतलब इतना ज़्यादा स्प्रेज लोगों को करनी पड़ रही है माइटिसाइड्स की, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस पे मतलब कि सिर्फ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि हम लोगों ने अपने ऑर्चर्ड्स में कैसे इसको कंट्रोल किया है। तो वही कि हम पहले ऑयल्स करते हैं अपने टाइट क्लस्टर स्टेजेस पे, और मैं पेटल फॉल पे, हमारा जो ऑर्चर्ड है वो 6700 फीट से 7200 फीट्स के बीच में है, तो हम इस टाइम पे मेडन को हाफ डोज पे 100 ml पे पेटल फॉल स्टेज पे डालते हैं अपने स्प्रेज में। तो मेरा मानना है कि जब भी आप प्रिकॉशनरी कोई भी इंसेक्टिसाइड या माइटिसाइड्स स्प्रेज करते हैं, मेनली माइट्स को लेकर, माइटिसाइड्स जब आप करते हैं तो हाफ डोज पे ये इक्वली इफेक्टिव काम करता है। ये मैं पिछले 3 साल से अपने बगीचे में कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब इवन कि लास्ट ईयर भी हमारे माइट्स की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस छुटपुट जो आ रहा था, 2 4 6 माइट्स जितने दिख रहे थे, वो हम लास्ट तक कंट्रोल करने में काफ़ी सफल हुए हैं। तो 100 ml मेडन की स्प्रे मैं पेटल फॉल पे करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ कि ये स्प्रे आप करें हाफ डोज पे, क्योंकि इसकी अगली स्प्रेज में हम अपनी एलिवेशन पे 6500 से ऊपर पे इंसेक्टिसाइड ऐड करेंगे। तो और मेरा टारगेट वही है कि जब हम इंसेक्टिसाइड करते हैं तो वो इनके अंडों को फाड़ देता है, तो उससे पहले इसीलिए हम उससे पहले ही मेडन की हाफ डोज डाल के हम उसको ऐड करते हैं अपनी फंजीसाइड्स में, ताकि वो जितने भी एग्स कहीं पे हैं तो वो मेडन उस पर काम कर जाए। या कोई आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो मैं वही करके अभी मेडन में यूज़ करूँगा, तो अगले में इंसेक्टिसाइड और उससे अगली स्प्रेज में हमें फिर से माइटिसाइड्स की तरफ जाना पड़ेगा, तो हम उसमें ओबरॉन या बोर्नियो जो भी आप करेंगे वो भी मैं ऑलमोस्ट हाफ डोज पे ऐड करूँगा अपने फंजीसाइड, मतलब जो अपनी कवर स्प्रेज जो हमारी होती है। तो इस हिसाब से बहुत सारे जिनको ज़्यादा दिक्कत माइट की है वो ये ऑयल स्प्रेज भी कर सकते हैं 2 लीटर के हिसाब से। बस आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिए, क्योंकि ऑयल स्प्रेज को लेके काफ़ी सारी उसकी टाइमिंग्स को लेके काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये 10 साल पहले भी कुछ लोग ट्रायल्स करते थे, तो उसके बाद उनके कुछ फ्रूट्स ख़राब हुए। अभी भी कुछ लोगों के हम रिजल्ट्स देखते हैं तो उनके कुछ फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये आप जितना अर्ली स्टेजेस पे कर सकें, पी स्टेज पे आप इसको कर सकें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप जितना फ्रूट का साइज़ बढ़ता जाएगा, और मतलब आप मान के चलो कि आप वॉलनट साइज़ तक इसको आप कोशिश करोगे कि हम वॉलनट साइज़ पे इसको करें, तो आप ये आपका
ऑलमोस्ट 70 to 80% आपके फ्रूट की स्किन को ख़राब करेगा। उसमें रस्टिंग जैसे इश्यूज आ जाएंगे, फाइटोटॉक्सिटी जैसी दिखनी शुरू हो जाएगी आपको फ्रूट पे। तो इसको इसीलिए इसकी टाइमिंग को ज़रा आप ध्यान पे रख के करने की कोशिश करें। तो ये था हमारा कि हम क्या स्प्रेज, क्या न्यूट्रिशन, इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्प्रेज में। और इसके बाद हम छोटे छोटे कुछ इश्यूज और जो लोग अभी करना चाहते हैं कि रस्टिंग को लेके कि बहुत बड़ा इशू है लोगों का कि, और ये पिछले 2-3 साल में तो कुछ ज़्यादा देखने को मिला है। जितने भी हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे बात करते हैं या हम देखते हैं, तो रस्टिंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। उसकी मेरा जो अपना मानना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहला इशू जो ये खड़ा हुआ है ये रस्टिंग को लाने का, ये है मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। मतलब कि इसका कंपेटिबिलिटी है या नहीं, ये बिना देखे समझे हम ऐड कर देते हैं और उसका जो नुकसान है वो हमें फ्रूट क्वालिटी पे भुगतना पड़ता है। तो मेरा जो अपना मानना है कि रस्टिंग के लिए आप फ्रूट सेट पेटल फॉल के बाद में कैल्शियम बोरॉन ऐड करते रहें अपनी स्प्रेज में, कवर स्प्रेज में 50 ग्राम ही सही। सेल डिवीजन पीरियड पे थोड़ी सी आप रेशो ज़्यादा रख सकते हैं, उसके बाद बेशक चाहे तो आप 50 ग्राम उसमें कैल्शियम बोरॉन का प्री मिक्स सॉल्यूशन वो आप ऐड करते रहें। और पेटल फॉल के बाद में आप मेनली जोल ग्रुप्स अगर आप कर रहे हैं, जोल ग्रुप्स में आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड करने की कोशिश ना करें। जोल ग्रुप ईसी फॉर्मुलेशंस तो मेरे हिसाब से वैसे ही थोड़ी रस्टिंग को बढ़ाता है, और अगर आप इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो तो ये और ज़्यादा रस्टिंग को बढ़ाने में मदद करता है। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करें कि इसी फॉर्मुलेशंस ना हो। जोल ग्रुप को थोड़ा सा, जोल ग्रुप के साथ थोड़े फर्टिलाइजर्स एनपीके वगैरह जो हम ऐड करते हैं वो ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक जो अलग बात है जो मैंने काफ़ी 3-4 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब भी जो लोगों का रस्टिंग का ज़्यादा इशू आया है, वो उन लोगों को मैं उनसे उनका डाटा लेता हूँ, तो उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो उसमें काफ़ी एक मेन चीज़ जो निकल कर आ रही है कि जब भी हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अपनी फंजीसाइड्स के बीच में, उसके बीच हम स्टिकर्स ऐड ना करें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये मैं इसके ऊपर मैंने, क्योंकि रस्टिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऑर्चर्ड्स में भी, क्योंकि हम पिछले 8-10 साल से बिना रस्टिंग का सेम मार्केट में भेज रहे हैं। इवन कि मतलब कि 2 से 3% रस्टिंग भी नहीं होती है हमारे ऑर्चर्ड्स में। तो इसके लिए मैंने काफ़ी काम किया है, तो इसी के बारे में काफ़ी सारी बात करता हूँ लोगों से। तो मेरा अपना ये मैंने देखा है, जो मेरे पास डाटा कलेक्शन है, कि जो लोग फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं फंजीसाइड्स के बीच में, वो लोग स्टिकर ऐड ना करें, क्योंकि फर्टिलाइजर ऐड करने से आपके पानी का पीएच बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है। तो उसकी वजह से, और उसमें स्टिकर ऐड करने से मुझे लगता है कि उसकी ऑब्जॉर्प्शन या कुछ उसकी लेयरिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। इतना साइंटिफिकली तो सिर्फ हमारे साइंटिस्ट बता सकते हैं। हम तो किसान हैं, तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रही है, हमें लग रहा है, महसूस हो रही है, वो हम बता सकते हैं कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश, सिर्फ अवॉइड करना है। तो क्योंकि इस टाइम पे स्टिकर्स हम ऐड कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसका एक मतलब कि अच्छी स्प्रेडिंग हो जाए, अच्छी स्टिकिंग हो जाए। मेनली आपने इन चीज़ों को तब टारगेट करना है जब आपका बारिश वाला मौसम होता है, क्योंकि हमें तब लगता है कि हमारी दवाइयाँ धुल जाएंगी, बह जाएंगी। तो उसके पहले तो आप ये वाला भी जो पीरियड है, सेल डिवीजन वाला पीरियड है, इसमें इतनी ज़्यादा बारिश होती भी नहीं है। और अगर आपको स्टिकर ऐड करने से नुकसान भुगतना पड़ रहा है, तो उसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी स्प्रेज को थोड़ा यूनिफॉर्मली करें। थोड़ा टाइम बेशक लग सकता है, तो बहुत ज़्यादा भिगाने की वैसे भी ज़रूरत है नहीं है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये हेल्प करेगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और रस्टिंग को लेकर पीजीआर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं। अभी तो काफ़ी सारे लोग मार्केट में, बहुत सारे पीजीआर्स आ चुके हैं और काफ़ी सारे लोग करने भी लगे हैं, तो हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने तो ऑलरेडी 2 स्प्रेज की हैं पीजीआर्स की, उन लोगों के वैसे भी इश्यूज नहीं होने चाहिए रस्टिंग को लेकर। पर मेनली अगर किसी ने सिर्फ रस्टिंग को टारगेट करके ही पीजीआर्स करना चाह रहे हैं, पीजीआर्स मेनली जो आप
GA4+7 वाला जो कॉम्बिनेशन है प्रोमेलिन परलान, ये कर सकते हैं। वरना GA4+7 का ही जो कॉम्बिनेशन आता है, मतलब कि जो सिंगल वो आता है, वो भी आप रस्टिंग के लिए कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो प्रोमेलिन या परलान जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप पेटल फॉल के बाद 60 ml डोज पे 50-60 ml पर ड्रम की डोज से आप रस्टिंग के लिए कर सकते हैं। क्योंकि इसको ज़्यादा डोज डाले, आप ये मत समझिएगा कि इसकी हम ज़्यादा डोज डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस और बढ़ेगी, क्योंकि इसमें 6BA भी है साथ में। अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो वो क्योंकि ये वाली चीज़ें क्लाइमेट के साथ बहुत ज़्यादा अपना काम करती है। तो क्लाइमेट हो सकता है, क्योंकि ठंडे क्लाइमेट या क्लाइमेट फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है तो उस पर 6BA का इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके फ्रूट थिन भी हो सकते हैं। तो अगर तो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सर्कल में भी हैं, हम लोग करते भी हैं फ्रूट थिनिंग को लेकर भी, अगर कभी लगे तो हम सेकंड डोज जो है अपनी PGRs की वो थोड़ी सी उसमें स्टिकर ऐड करके करते हैं, तो उससे 6BA की इफेक्टिवनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है और थोड़ी फ्रूट थिनिंग में हेल्प करता है। तो आप वही रस्टिंग के लिए 60 ml प्रोमेलिन या वो आप परलान कर सकते हैं। तो आपके कैल्शियम बोरोन स्प्रे, ये आपकी केमिकल मिक्सिंग और ये आपकी PGRs, ये चीज़ें EC फॉर्मुलेशंस को अवॉइड करें। ये वाली 3-4 पॉइंट्स है मेनली जो आपकी रस्टिंग को आने से रोक सकते हैं। और मेन तो कारण वही है कि अगर आपने सॉइल टेस्ट करवाया है, आपके प्रॉपर pH है, आपको पता है हमने कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं। मेन रोल तो सारा आपकी फ्रूट क्वालिटी का, मतलब कि इवन की फ्रूट सेट से लेकर सारा पूरी साल का वो सॉइल से ही रिलेटेड है। वो आपने अगर सॉइल के pH को मेंटेन कर दिया है तो ये वाली चीज़ों से आपको कम जूझना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉइल टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। अगर जिन लोगों ने वो करवाया है तो उनके पास एक प्रॉपर डाटा होगा कि हमने क्या क्या करना है, कैसे न्यूट्रिएंट्स देने हैं। तो आइडिया से तुक्के में ही कुछ डाल के करने की कोशिश ना करें। तो काफ़ी सारे लोगों का इस बार कॉल्स आए हैं, मैसेज आए कि क्रॉप बहुत अच्छी है। तो थिनिंग को लेकर यहाँ पे कुछ मिथ्स हैं। तो कुछ लोग डरते हैं कि यहाँ सेब लगे हैं तो अभी झाड़ेंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छी बात भी है कि सेब लगे हैं, पर अगली साल का आपने रोटेशन कैसे बनाना है वो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यही फुल ब्लूम से 25 से 30 दिन आपके डिसाइड करेंगे कि आपका इस साल की फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट साइज कैसा होगा और अगली साल का स्पर आपके पास कैसा होगा। तो इन चीज़ों को लेके वही यहीं से आपके ऑल्टरनेट बियरिंग का स्टेप शुरू हो जाता है कि आप अगली साल क्या करोगे, आपके पास कितना बीमा होगा। तो ऑल्टरनेट बियरिंग के लिए पहला तो आपकी प्रूनिंग थी जो आपने सर्दी में कर चुके हैं। तो क्योंकि वो प्रॉपर सनलाइट पेनिट्रेशन जब होगा, प्रॉपर प्रूनिंग के थ्रू ही आपका वो चीज़ें चलती है। पहला स्टेप वही है। दूसरा स्टेप है ये, आप कितना क्रॉप लोड अपने प्लांट पे रखते हो। अगर आपके प्रॉपर आपको पता है कि मैंने स्पर में आपके हर बीमे में 4 और 5 दाने लगे हैं या 3 दाने हैं, तो उसको एक दाने पे लाने की कोशिश करें। उसमें सबसे बड़ा जो दाना है, जो किंग ब्लूम हम जिसे कहते हैं, उसको रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका सेब सबसे बड़ा और सबसे क्वालिटी वाला होगा, क्योंकि वो जल्दी फ्रूट सेट उसमें हुआ होता है। तो उसको टारगेट करने की कोशिश करें कि हमारे पास सिर्फ वही एक फ्रूट रह जाए। तो और वही अल्टरनेट बियरिंग को लेकर अगर मैं बात करूं तो प्रूनिंग होगी, क्रॉप लोड हो गया। तीसरा आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन 2 फेजेस में आपका डिपेंड करता है। पहला ये स्टेप जो आपका सेल डिवीजन है, इसी टाइम पे आप अपने क्रॉप लोड को, जितनी क्रॉप है उसके हिसाब से आप अपने प्रॉपर आप प्लांट को न्यूट्रिशन दे पाओगे, तो ही आपका फ्रूट डेवलप करेगा। क्योंकि वो अभी न्यूट्रिएंट कंपटीशन शुरू होना है फ्रूट्स में। अब फ्लोरिंग खत्म हो, इसके बाद ही वो लड़ाई शुरू होगी न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है कि जो सबसे फिट होगा वही रहेगा, बाकी झड़ेंगे। तो इसीलिए आपको पूरा न्यूट्रिशन अभी फीड करना है अपने प्लांट को, पूरा जितना उसको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की। पहला फेज तो ये है आपका न्यूट्रिशन का, ऑल्टरनेट बियरिंग के लिए भी। और दूसरा फेज इसमें आता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट, कि आपका पूरी साल का न्यूट्रिशन क्या रहा, कितना आपने से हार्वेस्ट किया है और आपका कितना बीमा एग्जॉस्ट हुआ है, और उसको आपने उसके बाद फीड करना है अगली साल के लिए। तो वो बाद वाली बात है। पर ये वाले पॉइंट्स आप अल्टरनेट बियरिंग के लिए लेके चल सकते हैं। पहला है प्रूनिंग, दूसरी क्रॉप लोड, तीसरा न्यूट्रिशन। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो अल्टरनेट बियरिंग का काफ़ी ज़्यादा आप उसको बचा सकते हैं अल्टरनेट बियरिंग होने में। तो क्रॉप लोड को ही लेके बात कर रहे हैं कि थिनिंग हमने करनी है, तो क्योंकि ये केमिकल थिनर्स जितने भी हैं, मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, तो
ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब कि रॉयल डिलीशियस पे अगर हम बात करें तो रॉयल डिलीशियस पे हमने काफ़ी ब्रोमेलिन के साथ Na प्लस इथीफ्योन अलग अलग 6BA काफ़ी सारे हमने अलग अलग ट्रायल्स किए हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं मिली है। कहीं बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है, कहीं होती नहीं है। वो फ्रूट के साइज़ को लेके क्योंकि वेरिएशंस आती है प्लांट में, क्योंकि आपका कहीं अभी अभी भी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि हमारे कहीं फ्लोरिंग हो गई है, कहीं पिंक बर्ड है, कहीं टाइट क्लस्टर है, तो वो वेरिएशंस रहेंगी प्लांट में। और हमने पॉट स्प्रेयर से स्प्रेज करनी है तो आप टारगेट नहीं कर पाओगे पर्टिकुलर फ्रूट को। तो बड़े पेड़ों पे तो आपको मतलब केमिकल थिनिंग से थोड़ा सा बचना चाहिए और मैनुअली ही थिनिंग करेंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और क्रॉप लोड को आप बैलेंस कर पाओगे। तो पर जो हमारे पॉलिनाइजर्स वैरायटीज़ हैं तो उसमें आप ये केमिकल थिनिंग काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें आपका क्रॉप लोड अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका अगली साल ब्लूम आना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वही है आपका पॉलिनेशन वहीं से स्टार्ट होता है। जब पॉलिनाइजर्स नहीं काम करेंगे तो आपका क्रॉस पॉलन नहीं होगा। तो इसीलिए आप अगर जो आपके पॉलिनाइजर्स हैं उनकी आप थिनिंग करना चाहते हो, रेड गोल्ड, गोल्डन, टाइडमैन, गालाज, इनको अगर आप थिन करना चाहते हो, ग्रेनी स्मिथ, तो इनके लिए आप Na जो आपका प्लानोफिक्स आता है उसको 70 से 90 ml पर ड्रम, मैं आपको जो रेशो बता रहा हूँ ये पर ड्रम है, 70 से लेकर 90 ml पर ड्रम आप इसको डाल सकते हो। और बहुत सारे लोग इसको कर भी रहे हैं। हम इसमें ऐड ऑन क्या करते हैं, हम प्लानोफिक्स के साथ में ईथरल जो इथीफ्योन आपका आता है, हम वो 50 से 60 ml इसी रेशो जो आपकी 70 ml अगर हम Na डालेंगे 200 लीटर पानी में, तो 50 ml हम इथीफॉन ऐड करेंगे ड्रम में। इथीफ्योन का फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा, कि ये अगर आपकी थिनिंग नहीं भी करता है, मान लीजिए, क्योंकि थिनर्स गारंटीड नहीं है, ये 100% रिजल्ट्स नहीं देते हैं, बहुत अनइवन रिजल्ट्स आते हैं केमिकल थिनर्स के। तो इथीफ्योन ऐड करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि वो रिटर्न ब्लूम आपका देगा। इथीफ्योन आपके रिटर्न ब्लूम लाता है। इवन कि आप जून ड्रॉप जब तक आपका होता है आप तब तक भी प्लांट्स को दे सकते हैं। आप जून तक वेट कर सकते हैं इथीफ्योन की स्प्रेज करने का। उसके बाद भी आप इथीफ्योन की स्प्रेज कर सकते हैं 80 200, क्योंकि जितना दाना बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ने लगेगा फ्रूट का, उतनी आपको डोज भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उतना मुश्किल हो जाता है फ्रूट को थिन करना। तो इथीफ्योन आप सिंगल भी अगर आप करते हो उस टाइम पे, तो आप 100 150 200 ml तक आप जा सकते हो। ये छोटे दानों को गिरा देता है काफ़ी हद तक। अगर नहीं भी गिराता है तो एक एडवांटेज हमारे पास हमेशा रहता है कि ये नेक्स्ट ईयर का आपका ब्लूम लाएगा, उसको बीमा बनाने में ये उसकी हेल्प करेगा। तो प्लानोफिक्स के साथ आप इथीफ्योन ऐड करें पॉलिनाइजर थिनिंग के लिए, क्योंकि छोटी कलमों को तो आप थिनिंग कर सकते हो, पर बड़े पेड़ों का, रेड गोल्ड 40 50 पेटी के पेड़ हैं, उसको थिन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो क्योंकि अगर आप मैनुअली करवा भी रहे हो तो मेन टारगेट पहला ये है कि आपकी रॉयल डिलीशियस अगर मैनुअली हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप केमिकल से पॉलिनाइजर थिन कर सकते हो। और दूसरी बात रही थिनिंग, जो डिलीशियस ग्रुप में ही आप हमारे रॉयल डिलीशियस को लेके या हमारे स्पर टाइप्स को लेकर थिनिंग में काफ़ी फ़र्क है। ये भी हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि अगर हम रॉयल में, स्पर में, रॉयल के बीमे में एक दाना अगर हम रखें पर क्लस्टर, 5 में से एक रखें और हर बीमे में एक एक रखें, तो भी हमारी रिटर्न ब्लूम आएगा। अगर हमारे पास पत्ता अच्छा है और अच्छा न्यूट्रिशन आपने दिया है, तो आपका प्रॉपर क्रॉप लोड होने के बावजूद ये बीमा आपका एग्जॉस्ट नहीं होता, ये आपको अगले साल के लिए फूल देगा। पर स्पर्स टाइप्स में, स्कारलेट स्पर, सुपर चीफ, मेनली स्कारलेट स्पर में हमने ऑब्जर्व किया है ये थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है कि इसका जो बीमा है, अगर आप उस पर एक फ्रूट भी रखते हो तो भी ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ये अगले साल के लिए बीमा नहीं दे पाता है प्रॉपरली, जितना हमने ऑब्जर्व किया है। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि इसमें डेंसिटी बहुत है बीमे की, बहुत नज़दीक 1 इंच आधे इंच में इसमें बीमा बना होता है। उसमें हम एक भी रखते हैं तो भी टहनी की थिकनेस को लेकर, जो उसकी मोटाई है उसको लेकर, उस टहनी में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स तब भी रहते हैं अगर हम एक एक भी रखें। तो आप लोगों को करना क्या है, स्पर में एक बीमा नहीं रखना है,
एक बीमा रखने के बाद जो अगले जो दो या एक तो मिनिमम या अगला दो क्लस्टर आपको बिल्कुल साफ करने हैं। इवन तो ये काम सर्दियों में ही हो जाना चाहिए जब हमारी प्रूनिंग होती है। जो लोग ये उस टाइम नहीं कर पाए हैं तो ये आजकल जब आप फ्रूट थिन करोगे स्पर टाइप्स का, तो आपने क्या करना है, पहले बीमे में एक दाना किंग ब्लूम जो आपने सबसे मोटा दाना रखा वो रखना है, उसके अगले वाला बीमा है उसको बिल्कुल साफ कर देना है, उसके 5 दाने निकाल देने हैं। तीसरे वाले बीमे से मैं अगर आप चाहो तो एक बीमा रखे, वरना हम तो अभी हमने तो गैप उसका 4 इंच से ज़्यादा रख दिया है कि 4 से 6 इंच में आपका सेब होना चाहिए, तभी स्पर टाइप्स अगले साल के लिए ब्लूम दे पाता है, वरना ये एग्जॉस्ट हो जाता है। तो एक बीमा, फिर 2 क्लस्टर साफ, फिर उसमें अगले में एक बीमा। अभी आपको लगेगा कि हमने बहुत सेब झाड़ दी हैं, पर अगर आप वॉलनट स्टेज के बाद आप जब देखोगे फ्रूट साइज बढ़ने लगेगा तो आपको लगेगा कि ये परफेक्ट क्रॉप है, जितना ये पेड़ संभाल सकता है, जिसमें ये क्वालिटी फ्रूट दे सकता है आपको, अच्छे साइज लार्ज मीडियम स्मॉल वाला फ्रूट जो आपको देगा, और अगले साल का भी पूरा फूल आपको इसी क्रॉप लोड के हिसाब से देगा। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी बैलेंस करनी है, मैनेज करनी है अपने काम से, अपनी प्रैक्टिस से। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो गया है, अभी लोग स्पर टाइप्स में कुछ थिनिंग करने लगे हैं पर उसके रिटर्न ब्लूम्स आता ही नहीं है। तो उसका रीज़न यही है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है बीमे की, बहुत नज़दीक बीमा रहता है, हम एक भी रखें तो भी उस टहनी के लिए उसकी थिकनेस के हिसाब से जितना उसमें लोड होना चाहिए उसके लिए वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये थिनिंग जो आप करें वो रॉयल से इसकी थोड़ी सी स्पर टाइप्स की थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, और गालाज में भी ऐसा ही है, गालाज में भी आपको थिन करना पड़ेगा। तो और एक बात है जो, जहाँ पिछले साल स्कैब ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कहर ढाया कुछ बेल्ट्स में, जहाँ बहुत जल्दी स्कैब लास्ट ईयर आ गया था, और इस बार भी अब ये तो अभी इतनी बारिशें नहीं हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो चांसेस बढ़ जाते हैं स्कैब के, जहाँ पहले से आया वो तो सर्दियों में वो पत्तियां हमारे बगीचे में रहती है, इन्फेक्शन होने का फिर से जैसे ही उसका फेवरेबल क्लाइमेट या उसका टेम्परेचर आने लगता है तो वो धीरे धीरे फिर से पनपने लगती है। तो उसके लिए जिन लोगों के, वो तो स्कैब वालों ने पहले ही लास्ट ईयर लीफ फॉल करवाने के लिए भी आपने स्प्रेज की है, फॉस्फेट सोडा, यूरिया, उस टाइम पे जो भी आप लोगों ने किया है, सिल्वर टिप, ग्रीन टिप पे डोडीन या कुछ और जो किया होगा, इसके बावजूद अभी भी, क्योंकि हम मेनली जब स्कैब को अगर साइड में रखें तो मेनली हम फुल ब्लूम से 55 से 60 दिन तक मेन जो टारगेट करते थे, हम पाउडरी मिल्ड्यू को टारगेट करते थे। स्कैब यहाँ पे था नहीं, लास्ट ईयर से आना शुरू हुआ है, तो अब थोड़े से हम अवेयर हुए हैं, और इसके लिए हमें थोड़ी सी इफेक्टिव जो फंजीसाइड्स है वो करने भी पड़ेंगे। तो क्योंकि हमारे मार्सोनिना ये जो बीमारियाँ हैं ये 60 दिन के बाद शुरू होती थी, मतलब जून फर्स्ट वीक के बाद आनी शुरू होती थी। तो इस बार लोगों को क्या करना होगा, जहाँ पहले स्कैब पिछले साल भी आया था और इस साल आने के भी चांसेस हैं, वो सिर्फ सिस्टमिक फंजीसाइड्स जो हैं, जो हम पहले पाउडरी मिल्ड्यू के लिए टारगेट करते थे, उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट जो स्प्रेज आएगी उसमें कॉम्बिनेशंस स्टार्ट कर दें करने। क्योंकि मेरा अपना जो रूटीन रहता था 1 जून के बाद हम जैसे डाइथिन, बेविस्टिन, एंट्राकोल रोको, डोडीन, ये वाले कॉम्बिनेशंस हम करने शुरू करते थे। तो वो कॉम्बिनेशंस अब क्या है, हमें थोड़े से एक स्प्रे मतलब 20 दिन पहले वो शुरू करने पड़ेंगे, ताकि ये बीमारियां हमारे यहाँ पे जल्दी पनप ना पाएँ। क्योंकि जब ये एक बार आ जाती हैं तो आपको उसको निकालना अपने बगीचे से बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले साल भी बहुत सारी बेल्ट्स में लोगों ने एक हफ्ते में स्प्रेज करनी पड़ी, और महंगे से महंगे मॉलिक्यूल्स उन्होंने ट्राई किए, पर उनको जूझना पड़ा 2 महीने तक, और तब तक खर्चा इतना हो गया था किसान का कि वो बगीचा बचाए या अपना क्या करे, अपना पैसा बचाए। तो इसीलिए आप जितना प्रिकॉशनरी इन दवाइयों को करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और जैसे ही मतलब कि ये जून वाली जो स्प्रेज हैं, जब से मार्सोनिना वगैरह आना शुरू होता है, उस टाइम पे आप थोड़े से, क्योंकि जो आपके जो नेटिवो वगैरह है ये आप थोड़े प्रोटेक्टिव इनको करोगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। डोडीन है, ये चीज़ें उस टाइम पे, चलो उसके लिए अभी टाइम है हमारा, जो अभी वाला पीरियड है फुल फ्लोरिंग से 30-40 दिन वाला जो पीरियड है, इसके बीच बीच में जो काम होने वाले हैं, जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो ऑलमोस्ट हम कवर करने की हमने कोशिश की है कि आप क्या कर सकते हैं। और एक मेरे बड़ा स्पेशल मतलब कि वो पॉइंट है, क्योंकि ये मेरे से सर्दियों में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, और अभी मेरे दिमाग में आया है कि बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत ऑलमोस्ट 90% लोगों का ये रहता है कि पियर्स क्रॉप में नहीं आती है, बियरिंग में नहीं आती है जल्दी,
उनको 14-15 साल इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें जल्दी बीमा कैसे बनाएं, क्योंकि हम लोगों ने तो 4-5 साल के जितने हमारे पेड़ है ऑलमोस्ट फुल बियरिंग पे है पीयर्स के। तो उसके लिए एक मेन पॉइंट है जो आप लोग, जिससे आप जल्दी नाशपाती को क्रॉप पे ला सकते हैं, आपको 14-15 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए भी वही जादू की छड़ी जो हमारे पास है, इथीफॉन, ये बहुत काम की चीज़ है लोगों के कलर्स लाने तक, फ्रूट थिनिंग तक। आप अब ये काम आएगा बीमा बनाने के लिए। तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी नाशपतियाँ बियरिंग पे नहीं हैं और उसमें बीमा बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट टाइम आने वाला है। जैसे ही आपकी पत्तियों की इस साल की न्यू जो इस साल की पत्तियां हैं उसकी जो ग्रोथ है, जब वो 4 से 5 इंच हो जाती है, तो आपने ईथरल स्प्रे करना है नाशपाती में 200 से 250 ml पर ड्रम के रेशो से। 200 से 250 ml पर ड्रम, ये डोज की रेशो से आपने नाशपाती में स्प्रे करनी है, जिसको आप चाहते हो कि इसमें बीमा बने और अगली साल से ये हमें नाशपाती देनी, पीएस देनी स्टार्ट कर दे। तो उस पे आपने इथरल स्प्रे करना है। तो आप देखेंगे कि वो अगली साल को आपको काफ़ी सारे फूल दे देगा। और नाशपाती जब एक बार बियरिंग में आनी शुरू होती है तो ही उसमें पीछे का बीमा बनना शुरू होता है। तो इस तरह से आप उसको जल्दी फ्रूटिंग पे ला सकते हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने भी सीखे हैं, आज भी सीख रहे हैं, और आप सब लोगों से ही मिलजुल के हम सीखेंगे, बीमारियों से, इन चुनौतियों से लड़ने की कोशिश करेंगे और बेस्ट क्वालिटी फ्रूट तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में वही बिकता है जो दिखता है। तो वो दिखाना वो है जो हमारे पास बेस्ट है। तो इस साल क्रॉप लोड बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों के, वो कोशिश करें कि फ्रूट को थिन आउट कर सकें और क्वालिटी फ्रूट मार्केट में दें, क्योंकि आपको ज़रूर उसका पैसा मिलेगा। और अगली साल के लिए भी आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि पता है जब आपका बीमा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, प्रॉपर आपने क्रॉप लोड रखा था प्लांट में, तो वो अगले साल भी आपको फूल देगा। क्योंकि एक साल से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, ये ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, हमारी खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। साल दर साल हमें ज़रूरत भी है, हर साल सेब आने लगे और हमारा रोटेशन चलता रहे। जब एक बार आपका बगीचे का रोटेशन चलता रहेगा तो ही हमारा ये जो बियरिंग, ऑल्टरनेट बियरिंग वाला कंसेप्ट है, ये ख़त्म होगा। उसके लिए सबसे पहले आपने टारगेट करना है क्रॉप लोड को। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कुछ मैं नोट करके टारगेट कर पाया हूँ। और भी कुछ, क्योंकि मैसेजेस पे इतने रिप्लाईज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके अलावा भी हमारे कुछ रह गए होंगे कुछ पॉइंट्स, तो हम वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ट्राई करने की कि मैसेजेस के थ्रू या ऐसे ही कोई छोटा लाइव वीडियो बना के उसको लोगों से साझा करने की, ताकि किसी न किसी ग्रोवर की हम कैसे ना कैसे हेल्प कर सकें। क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो जो हमारी अपनी जो एसोसिएशन है पीजीए, उसका भी कहना है लर्न, प्रैक्टिस एंड शेयर। तो जितना आप सीखेंगे उतना दूसरों से शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो ही सीख पाएंगे। हम भी लगे हैं और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, ये चलता ही रहेगा। फिर भी छोटी मोटी कोई और दिक्कतें हम जिनसे जूझेंगे, अगले सेशन में उसको कवर करें। और उम्मीद है कि हम सब अपना बेस्ट क्वालिटी फ्रूट तैयार करें और उसके लिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, इसी तरह लाइव आते रहेंगे, एक दूसरे से मिलते रहेंगे और अपने प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे। आप सब लोगों का लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको कैन वी मिक्स प्रोजिव विद बेविस्टिन? नहीं सर, प्लीज़ इसको ऐड मत कीजिए। हेलो निखिल भाई, फ्लोरिंग अब हो रही है पाजी, सही टाइम आया है आजकल, होने दीजिए, पेड़ को अपने तरीके से अब खुलने दीजिए।
क्योंकि मौसम आजकल अच्छा जा रहा है, बारिश हो गई है, बरस भी गया है। तो ये कुछ स्ट्रेस है सर्दियों का और लास्ट मानसून का, जो जिसकी वजह से कुछ प्लांट स्ट्रेस में है और प्रॉपर जिनको चिलिंग नहीं हो पाई है, तो उसकी वजह से थोड़े लेट हो गए हैं, वो डोमेंसी पर उनकी ब्रेक थोड़ी सी लेट हुई है। तो ग्राफ्टिंग रिगार्डिंग ब्रो इस टाइम पे ऐसे बताना ग्राफ्टिंग से रिलेटेड बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक लाइव वीडियो जाके या फोटो से ही हम बता पाएंगे कि कैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं और कैसे उसको जल्दी हील अप करवाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं, बड़े पेड़ों को ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो पहले 3 साल टारगेट करें कि उसका जो हमने ज़ख्म है, जो उसका एरिया है जहाँ हमने ग्राफ्टिंग की है, जो उसका ग्राफ्टिंग पॉइंट है, ग्राफ्टिंग जॉइंट है, वो हील अप हो जाए 99%। जब तक वो 99% हील अप नहीं हुआ है, प्लीज़ उसमें फ्रूट लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब एक बार आपके फ्रूट आने शुरू हो गए, उसके बाद जितना आप न्यूट्रिशन दोगे वो सारा फ्रूट ले लेगा, वो उसको हीलिंग की तरफ नहीं जाने देगा। और उससे मतलब कि 5-7 साल के बाद भी हमने देखा है कि ग्राफ्टिंग पॉइंट से ब्रेकेज हो जाती है, क्योंकि वो सूख जाता है, वो उसको जुड़ने नहीं देता है प्रॉपर, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन जो है वो फिर ग्रोथ की तरफ ना जाते हुए फ्रूट की तरफ चला जाता है। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। कैन वी मिक्स कैल्शियम एंड बोरोन विद फंजीसाइड? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल इसको ऐड कर सकते हैं। प्री मिक्स भी मार्केट में काफ़ी सारे आते हैं जो आपको अच्छी परसेंटेज में मिल रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी जिनके मिल रहे हैं। मैं तो खुद मेनली ये कैब मैं करता हूँ कॉम्पो का, या कैलबान पहले आता था, कैल्शियम प्लस बोरोन का मिक्सचर, मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगते हैं। तो मैं पिछले 3-4 साल से तो मेनली कैब मैग कर रहा हूँ, वरना अगर ना मिले तो कैलबान FIL का आता था, वो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है, तो मैं उस पर ज़्यादा टारगेट करता हूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच सर, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबा हो गया है सेशन, और कोशिश करेंगे जो कुछ आप लोगों के बीच शेयर कराएंगे। मेहनत करिए, कोरोना से बचिए, घर पे रहिए, अपने सेब को बेहतर बनाइए। फिर मिलते हैं इसी तरह। किसानों की हमारी आपसी मीटिंग्स चली रहेंगी। धन्यवाद।